हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक जैसे कि आपकी डिमांड पे एक टॉपिक लेके आया हूं मैं अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो अपना चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटर, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, आईटीआई में काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती है। तो चलिए अब बात करेंगे अपना अल्टरनेटर क्या चीज होती है। तो एक छोटा सा वीडियो बनेगा अपना, लगभग ये मानो कि 20 से 30 मिनट का। देन उसी में आपका अल्टरनेटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो हम ऑब्जेक्टिव भी इसके करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्टरनेटर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अल्टरनेटर की परिभाषा दी गई है कि यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर कहलाती है। मतलब ये क्या करेगी, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करेगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? अल्टरनेटर बोला है। अगर ये एसी प्रकार की यानी अल्टरनेटिंग टाइप की बना रही है तो वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। अगर यहीं पे अगर डीसी टाइप में बदल रही होती उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते? जनरेटर बोलते। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट अगर कहीं पे बन रहा है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो मेरी क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सॉरी, उसको क्या बोलते हैं आप? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका? अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसी सिद्धांत पे अपना जनरेटर काम कर रहा है और इसी सिद्धांत पे मेरा बच्चों क्या कर रहा है? अल्टरनेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का सिद्धांत क्या होगा? यही होगा। तो लिखा है कि अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस चालक में भी मेरा क्या हो जाता है? ईएमएफ हो जाता है। और ये सारी की सारी चीजें हम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर के अंदर ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट चीज दी गई है कि भैया इसकी मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताओं वगैरह के बारे में आप लोगों को दिया गया है। तो मौलिक आवश्यकता जरूरत किस चीज की पड़ती है हमें? तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड की पड़ती है, चुंबकीय क्षेत्र की पड़ती है। दूसरी हमें जरूरत पड़ती है आर्मेचर की। तीसरी जरूरत पड़ती है हमें स्लिप रिंग तथा ब्रश की, क्योंकि एसी है। अगर स्प्लिट रिंग यहाँ पे होती तो हमें किस चीज क्या बना जाती है? हमारा ये डीसी बन जाता। नेक्स्ट दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। चलिए अब हम इसके भागों के बारे में देख लेते हैं कि भैया इसके भाग क्या क्या होते हैं। तो अल्टरनेटर के भाग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो चलें फिर। तो पहला होता है बॉडी। बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की। ठीक है, अगर छोटी मशीन के लिए तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि छोटी मशीन की किस चीज की बनी होती है, तो ये होता है छोटी मशीन की, और ये होता है मेरा बड़ी मशीन की। बड़ी मशीन की किस चीज से बनी होती है बच्चों? तो बड़ी मशीन की बनी होती है मेरी कास्ट स्टील से। ठीक है, बॉडी का काम क्या है? बॉडी के दो कार्य बताए गए हैं यहाँ पे। तो एक तो क्या है कि मशीन के सभी भागों की सुरक्षा करना। जैसे हमारी बॉडी है तो ये क्या करती है? मेरी हड्डी बाहर नहीं आने देती, मेरा खून बाहर नहीं आने देती, मेरी जो नर्व्स वगैरह है उनको बाहर नहीं आने देती। मतलब उन सभी भागों की सुरक्षा करने का काम क्या कर रही है? मेरी बॉडी कर रही है। वैसे ही मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का काम कौन कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये काम कर रही है मेरी ये बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी भी बोला जाता है, या इसको क्या बोल सकते हैं आप? योक भी बोला जा सकता है। ठीक है, बॉडी या योग दोनों बोला जा सकता है। दूसरा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो गतिमान करेगी, तो उनके लिए रास्ता प्रदान करने का काम भी कौन करेगा? मेरा अल्टरनेटर ही करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटर के बारे में। भैया अब स्टेटर क्या होता है अपना? ठीक है, तो अल्टरनेटर के स्टेटर में आर्मेचर कोर स्थापित की जाती है। जो स्टेटर होता है, आर्मेचर कोर कहां पे लगी होती है अल्टरनेटर में? तो स्टेटर के ऊपर लगी होती है। चलिए आपका सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको रिवाइज करवा दूंगा अल्टरनेटर का। और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं मैं। तो इसके लिए मुझे जरूरी है कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें। और ऐसी ही वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से पूरा का पूरा अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आई थिंक इस टाइप का करवाने वाला मैं पहला टीचर होऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है। एडी करंट को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित, देखो वार्निश आलेपित मतलब क्या है कि लेमिनेटेड, तो उन कोरों को क्या कर दिया जाता है? लेमिनेटेड कर दिया जाता है। और पतली पतली पत्तियां क्यों बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की? ताकि उससे मेरा हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। मोटर में दो प्रकार के लॉस होते हैं, जनरेटर में भी दो प्रकार के लॉस होते हैं। ठीक है, वैसे तो तीन प्रकार के लॉस होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स लॉस की, तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी फिक्स लॉस की। कोर में क्या होते हैं? फिक्स लॉस होते हैं बच्चों। तो एक तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा और एक एडी करंट लॉस होगा। तो उन लॉसेज को कम करने के लिए क्या किया जाता है? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां यूज करूंगा। देन उसके बाद एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए क्या करूंगा? उन पे
लेमिनेटेड कर दूंगा, ताकि गर्मी के कारण जो लॉस होगा उसको क्या बोला जाता है, एडी करंट लॉस बोला जाता है। और बार बार मैग्नेटाइज होगा, बार बार डीमैग्नेटाइज होगा, उस कारण जो लॉस होगा उसको क्या बोला जाता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोटर के बारे में कि रोटर क्या चीज होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। अल्टरनेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन लगाएगा, तो वो करेगा मेरा रोटर। ठीक है, रोटर पर फील्ड कॉइल, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कहां पर की जाती है अल्टरनेटर में, तो रोटर के ऊपर की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट दिया है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए फील्ड कॉइल को शंट या कंपाउंड जनरेटर से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। और रोटर मेरे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखो एक्साइटेशन के लिए बात कर रहे हैं कि फील्ड कॉइल को एक्साइटेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो शंट या कंपाउंड जनरेटर से उसको क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। अब जो रोटर होते हैं बच्चों, वो मेरे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो रोटर हो सकते हैं, तो यहां देखते हैं रोटर दो प्रकार के कौन कौन से हैं मेरे। तो एक होता है मेरा सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है, और एक होता है मेरा सिलेंड्रिकल पोल रोटर। तो यहाँ पे पहले अपन सैलिएंट पोल रोटर के बारे में बात करेंगे। यह रोटर कम और मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटरों में प्रयोग किया जाता है। मतलब इस रोटर का व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, इस हिसाब से बना होता है ये, ठीक है, इस हिसाब से बना होता है। और इसका व्यास क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। व्यास ज्यादा होगा तो मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी होगी कम। ठीक है, व्यास जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जो मेरा सैलिएंट पोल रोटर है इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसमें पोलों की संख्या बच्चों कितनी दे रखी है, 6 से 40 तक होती है। इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, 6 से 40 तक होते हैं। और इस रोटर का यूज हम कहां पे करते हैं, तो 375 से लेके 1000 आरपीएम स्पीड वाले जो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो अल्टरनेटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो पानी से चलने वाले जल विद्युत केंद्र होते हैं, वहां पर इसी प्रकार के रोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया है सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में यहाँ पे। अब मेरा सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है, तो इस रोटर की लंबाई ज्यादा होगी। लंबाई ज्यादा कैसे, इस हिसाब से होगा, और इस हिसाब से इस पे क्या होंगे, वाइंडिंग वगैरह की होगी या पत्तियां वगैरह लगी होंगी मेरी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इस रोटर की लंबाई ज्यादा होती है, व्यास कम होता है, और घूर्णन गति इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके बनाए जाते हैं, ये स्टील के बनाए जाते हैं, ठोस स्टील के। और इसकी घूर्णन गति क्या होती है, 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है। चलिए इसकी घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं, तो 1500 से 3000 आरपीएम तक की होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। और जो मेरा सैलिएंट पोल रोटर है उसकी कितनी होती है, 375 से 1000 आरपीएम तक होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें और दे रखी है यहाँ पे तुम्हें, चलिए देखते हैं। तो यहां तक बता दिया कि 3000 आरपीएम तक होती है, कौन से की, सिलेंड्रिकल रोटर की। आगे बात करते हैं कि बेलनाकार रोटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो स्टीम टरबाइन व टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इसी प्रकार के रोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइटर के बारे में। एक्साइटर क्या चीज होती है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए अल्टरनेटर में एक छोटा शंट व कंपाउंड जनरेटर प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हमने जो छोटा शंट या कंपाउंड जनरेटर लगाया है, जिसको क्या बोला है, एक्साइटर बोला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला। कैसे हम लोग क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी पोलों की संख्या व रोटर की घूर्णन गति के समानुपाती होती है। ठीक है, स्पीड के समानुपाती होगी और नंबर ऑफ पोल्स के समानुपाती होगी। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों F इक्वल टू PN/120। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो F इक्वल टू क्या होता है, PN/120 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे F क्या है बच्चों, F है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। N क्या है, रोटर की स्पीड है, किस में होती है, ये आरपीएम में होती है। P क्या है मेरे, P है पोलों की संख्या, और पोलों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, तो इस हिसाब से हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेटर के वर्गीकरण वगैरह के बारे में। तो वर्गीकरण के आधार पर अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर को कई पार्ट्स में बांटा गया, जैसे प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर 3 प्रकार का होता है, एक तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, एक स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, और एक होता है मेरा ऑयल इंजन अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर के पार्ट्स हैं। अगर फेजों की संख्या के आधार पर हम बात करेंगे, तो एक होता है मेरा सिंगल फेज अल्टरनेटर, एक होता है बहु फेज अल्टरनेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 फेज अल्टरनेटर बोलते हैं। अगर पोलों की संख्या के आधार पर हम बात करेंगे, तो पोलों की संख्या के आधार पर एक तो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर हो गया, एक सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आप उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर। तो एक्साइटेशन के आधार पर क्या होता है, एक तो सेल्फ एक्साइटेड होता है और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, जिसको मैंने क्या बोला है, पृथक उत्तेजित बोला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं घूमने वाले भाग के आधार पर।
ठीक है, घूमने वाले भाग के आधार पर क्या है, एक तो जिसमें आर्मेचर मेरा मूव करता है, दूसरा जिसमें मेरी क्या है फील्ड वाइंडिंग मूव करती है। दो प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर के बारे में, जिसमें क्या है कि घूमने वाला पार्ट कौन सा होगा, मेरा आर्मेचर होगा। तो इस प्रकार के अल्टरनेटर की संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है, अर्थात अल्टरनेटर का आर्मेचर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन गति करता है। आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा हुआ ईएमएफ स्लिप रिंग के द्वारा बाह्य परिपथ में लिया जा सकता है। तो चीज आप लोगों को क्या कहना चाहता है कि इसकी जो संरचना होती है वो डीसी जनरेटर के समान ही होगी, यानी कि अल्टरनेटर का आर्मेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करता रहेगा, आर्मेचर मेरा घूमता रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और आर्मेचर क्या करेगा, मूव करता रहेगा। आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लिप रिंग के थ्रू बाहर ले लेंगे। क्लियर है। दूसरा आता है मेरा रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों की, मेरी फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मूव करती रहती है, जिसके अंदर क्या करेगी, मेरी फील्ड वाइंडिंग मूव करती रहेगी। तो इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार के अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर रहती है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में स्थापित की जाती है। इस अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन गति करता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग रोटर पर क्या होती है, स्थापित होती है। तो जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर होगा, इसमें क्या करेगा, फील्ड वाइंडिंग रोटर पर स्थापित होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लगी होती है, इसमें स्टेटर के ऊपर लगी होती है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता रहता है, इसमें मेरा घूमता रहता है। उसमें क्या था, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर था, और इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र घूमने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों कि रोटर पर स्थापित फील्ड वाइंडिंग को चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए डीसी प्रदान की जाती है। डीसी सप्लाई से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्थापित कराएंगे। नेक्स्ट आता है रोटेटिंग फील्ड। अगर रोटेटिंग फील्ड अपन यूज करते हैं तो इसका लाभ क्या मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 स्लिप रिंग में ही काम चला सकते हैं, चाहे हमारे कितने भी फेज हो। ठीक है। दूसरा है कि रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने से अधिक विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है। अगर रोटेटिंग फील्ड में यूज करूंगा तो इसमें मुझे ईएमएफ भी ज्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि आवश्यकता अनुसार स्टार डेल्टा में जोड़ सकता हूं मैं इसको, जैसे मेरा मन करेगा उसी हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, इसको स्टार और डेल्टा में जोड़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट एक बात करते हैं डैम्पर वाइंडिंग के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, तो लोड परिवर्तन होने पर क्या होता है बच्चों की, अल्टरनेटर की घूर्णन गति परिवर्तित हो जाती है। जैसे लोड बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, मतलब गति कम हो जाएगी। इस दोष को क्या बोला जाता है, हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगी, जो स्पीड है वो मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल पर एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज को मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा कि यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भैया डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो मेरी कौन सी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करिए पिच फैक्टर। पिच फैक्टर क्या होता है, तो चलते हैं बच्चों पिच फैक्टर की तरफ, और ये आ गया मेरा पिच फैक्टर। ठीक है, पिच फैक्टर को किस चीज से लिखा है, केपी से लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को किस चीज से लिखते हैं, केडी से लिखते हैं। ठीक है, पिच फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, कोस अल्फा बटे 2 होता है, जहां केपी क्या है बच्चों, मेरा पिच फैक्टर है। दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या दे रखी है, इधर आ जाते हैं, इधर आ जा भाई। ठीक है, चलिए दूसरी चीज क्या है, पिच फैक्टर का क्या है, कोई बच्चों मात्रक नहीं होता। एल्फा क्या चीज दी है, यहाँ एक कॉइल के 2 पार्श्वों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, एल्फा कहलाता है। ठीक है, पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, और पिच फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है। अब आगे नोट लगा के कुछ लिखा है तुम्हें कि आर्मेचर में 2 पार्श्व होते हैं, पार्श्व का मतलब 2 सिरा। ठीक है, अगर दोनों सिरों के बीच 180 डिग्री का अंतर हो तो ऐसी कॉइल क्या कहलाती है, फुल पिच कॉइल कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और 180 डिग्री से अगर कम हो तो वो क्या कहलाती है, शॉर्ट पिच कॉइल कहलाती है। 2 पार्श्वों में उत्पन्न ईएमएफ के वेक्टर योग और गणितीय योग का अनुपात ही क्या कहलाता है, पिच फैक्टर कहलाता है। दोनों पार्श्वों में उत्पन्न ईएमएफ का सदिश योग और गणितीय योग दोनों को हम क्या बोलते हैं, अगर अनुपात में कर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पिच फैक्टर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है डीसी मशीन की शक्ति किस में मेजर की जाती है, तो बच्चों यहाँ पर डीसी मशीन की जो शक्ति है उसको किलोवाट में या मेगावाट में मेजर की जाती है, क्योंकि उसमें पावर फैक्टर का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, P इक्वल टू वी आई होता है अगर डीसी की बात करूं मैं। और अगर एसी की बात करूं तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वी आई कोस फाई होता है, क्योंकि इसमें एसी में क्या होता है बच्चों, मेरा पावर फैक्टर होता है एसी के केस में, लेकिन डीसी के अंदर क्या है, मेरा पावर फैक्टर नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसकी शक्ति हम लोग किस में मेजर करते हैं, मेगावाट या किलोवाट में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटर की शक्ति को किस में मेजर किया जाता है। अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, दोनों की शक्ति क्या है, केवीए में या एमवीए में, यानी किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है, क्योंकि शक्ति लोड करंट के द्वारा निर्धारित होती है, जो पावर फैक्टर यानी cos फाई पर निर्भर करती है। इसमें हमें क्या है कि पता नहीं होता कि कितना लोड लगाना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी शक्ति केवीए में मेजर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव इकाई से कम होता है, केडी का मान। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, केडी। तो केडी का मान क्या होता है बच्चों, 1 से कम होता है हमेशा ही, और केपी का मान क्या होता है, हमेशा ही 1 होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, जो सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और आप लोग ही मुझे इसका आंसर बताओगे। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं बताने वाला। जैसे जनरेटर या क्या, पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों कि जनरेटर या अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने वाली वाइंडिंग कौन सी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी वाइंडिंग है जो विद्युत वाहक बल या चुंबकीय फ्लक्स पैदा करती है। ठीक है, इसमें आप लोग मुझे बताओगे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कुंडली पैदा करती है, ठीक है, और विद्युत वाहक बल कौन सी कुंडली पैदा करती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोग ही जवाब दोगे मुझे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बात करते हैं कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर पर की जाने वाली वाइंडिंग को क्या बोलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, रोटर वाइंडिंग बोलते हैं या स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग ही दोगे मुझे। तीसरा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के रोटर तथा स्टेटर पर क्रमशः कौन सी वाइंडिंग होती है। रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है और स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है। पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ये 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, 6 ही करूंगा, आगे के क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि डीसी जनरेटर में क्या चीज होती है। स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग एक ही होती है, फील्ड वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग एक ही होती है, स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग एक ही होती है, रोटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग एक होती है। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताओगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रो तथा स्टीम टरबाइन में काम आने वाले प्रत्यावर्तक क्रमशः कौन से होते हैं। हाइड्रो में कौन सा यूज करते हैं और स्टीम में कौन सा यूज करते हैं। स्टीम का मैंने बताया जहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और हाइड्रो में क्या होती है, जहां पे स्लो स्पीड वाले चाहिए होते हैं। तो इसका आंसर बताओगे आप लोग मुझे। नेक्स्ट है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है। अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाया हम लोगों ने, ठीक है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में दी जाती है, किलोवाट में दी जाती है, एचपी में या वीए में। अल्टरनेटर के साथ साथ आप मुझे ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी बताओगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो किस में दी जाती है। तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7 नंबर, और ज्यादा आपका मन बढ़ा देगा कुछ। नेक्स्ट दिया है कि अल्टरनेटर पावर फैक्टर किस चीज पे निर्भर करता है। अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, वो किस चीज पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे, लोड पे, रोटर स्पीड पे या आर्मेचर लॉस पे। तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और पूरा का पूरा अल्टरनेटर हमने लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।